फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑफ बीम्स को लेकर, उसमें डिजाइन क्राइटेरिया की बात करने वाले हैं। जैसा कि अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो वहां पर आपको हमने बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा हुआ था और वहां से कुछ हमने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिया हुआ था। तो लास्ट वीडियो तक देखिए, लास्ट वीडियो तक हमने जो देखा है वो ये देखा है कि अगर आपकी कोई बीम है तो बीम के किस पोर्शन पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, कहां पर आपका बेंडिंग स्ट्रेस 0 होगा और कहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। और इसका कंक्लूजन ये आया हुआ था कि जैसे अगर हमारा टॉप सरफेस हो, अगर आपका सिमेट्रिक बॉडी हो तो टॉप और बॉटम सरफेस के लिए आपको बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम मिलता है, और अगर न्यूटन एक्सिस पे बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस आपको 0 मिलेगा। तीसरा चीज, जो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कैसा मिलता है, लिनियरली मिलता है, ठीक है। और अगर पोर्शन अनसिमेट्रिक सेक्शन हो तो वहां पर कहीं ना कहीं जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो वेरिएशन आएगा, ठीक है। जहां पर आपको y की वैल्यू ज्यादा मिलेगी डेफिनेटली वहां पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगा। तो हमने लास्ट वीडियो तक जो पढ़ा हुआ है उसमें हमने ये सीखा है कि जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है, कहां पर 0 और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम लोग किसी भी बीम को डिजाइन करते हैं तो डिजाइन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चूज किया जाता है, और जो हमने बेंडिंग स्ट्रेस देखा हुआ था मैक्सिमम मिनिमम, उसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर मान लीजिए कहीं बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है तो उसको हम लोग वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा चीज, याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पूछा हुआ था कि किसी भी अगर हमारा कोई स्ट्रेंथ है, मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, इस बॉडी का आपको बोलता है कि इस बॉडी का मुझे स्ट्रेंथ निकालो, तो क्या करोगे। अगर आपसे कोई बोला कि इस बॉडी का मेरे को स्ट्रेंथ बताओ, ठीक है, आपके पास चलो 3 मटेरियल दे दिया, एक आपको वुड दे दिया, एक आपको मेटल की बॉडी दे दिया और एक आपको नॉन मेटालिक बॉडी दे दिया, और उस कंडीशन पे आपको बोलता है कि मुझे आप इसका स्ट्रेंथ बताओ। तो स्ट्रेंथ बताने के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे। अगर आपको कोई बोला कि आपको कोई बॉडी दिया, बोला कि मुझे इसका स्ट्रेंथ बताओ, तो स्ट्रेंथ आप डिफाइन तो आपने किया हुआ है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया व्हाट इज स्ट्रेंथ, ठीक है। जिस कंपोनेंट के लिए डिजाइन किया गया उस कंपोनेंट का लोड बियर कर सके विदाउट फेलियर। तो बात ये है कि इसका स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे, चेक करने का सेंस कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना लोड बियर कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जो भी हमारा बीम है उस पे जो हमारी डिजाइनिंग की जाती है वो डिजाइन क्राइटेरिया बेसिकली 2 चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, और ये टोटली फोकस आपका चलने वाला है जो हमने एनालिसिस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन निकाला हुआ है वहां से। तो यहाँ पे अगर देखिए हम लोग जैसे बात करते हैं डिजाइन क्राइटेरिया को लेकर, तो डिजाइन क्राइटेरिया फॉर द बेंडिंग में अगर आप देखोगे तो 2 तरीके के यहाँ पे क्राइटेरिया है जो लिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये जो हमारे पास डिजाइन के क्राइटेरिया आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर हमको अलग अलग चीजें दिख रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो फर्स्ट आपको मिलेगा दैट इज द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। फर्स्ट जो आपका डिजाइन है दैट इज द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, ये हमारे पास पहला है। और दूसरा हमारे पास जो बनता है दैट इज द रिजिडिटी क्राइटेरिया। दूसरा जो हमारे पास बना हुआ है दैट इज द रिजिडिटी क्राइटेरिया। अभी दोनों के बीच में आप देखो, अगर मैं डिफरेंस को लेकर बात करूं तो आपको क्या क्या चीजें दिखेगी। एक आपको दिख रहा है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, एक आपको दिख रहा है रिजिडिटी क्राइटेरिया। किसी भी बॉडी को स्ट्रेंथ को लेके बात किया जाए तो क्या होगा, रिजिडिटी को लेके बात किया जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर कभी भी आपसे स्ट्रेंथ को लेकर बात करता है, फर्स्ट पैरामीटर पे अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की बात चल रही है, एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें हमको बेसिकली फोकस करना है क्या, कि ये जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा था ये हमारे पास कितना आएगा और कितना सस्टेन कर सकता है। मतलब स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के अंदर हम लोग जो फोकस करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस को निकालना। दूसरा चीज, अगर आपसे बोलता है क्या, रिजिडिटी क्राइटेरिया निकालने के लिए, दूसरा अगर हम बोले तो ये हमारे पास जो सेकंड पोर्शन है दैट इज द रिजिडिटी क्राइटेरिया। और अगर हमको इस कंडीशन पे बोलता है, ये जो हमारे पास रिजिडिटी क्राइटेरिया है, अगर मैं इस कंडीशंस को लेकर बात करूं तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, उस बॉडी के अंदर कितना वो डिफॉर्मेशन को सस्टेन कर सकता है। तो रिजिडिटी क्राइटेरिया के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो बॉडी के डिफॉर्मेशन को लेकर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बॉडी के डिफॉर्मेशन को लेकर बात करेंगे।
मतलब यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस, देखो कोई भी चीज डेफिनेटली सिंपल सी बात है, अगर आप इस चीज को बेंड करोगे तो क्या क्या टेंडेंसी होगी, एक तो इस पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जैसे एक्सियल लोड लगाते थे तो एक्सियल स्ट्रेस आता था, उसी तरीके से अगर मैं इसको बेंड करूंगा तो बेंडिंग स्ट्रेस निकल कर आएगा, पहला चीज। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जब ये बेंड होगा तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब जो चीजों का एनालिसिस है ये हम लोग करेंगे रिजिडिटी क्राइटेरिया के अंदर। तो ये दोनों टर्म्स को हम लोग क्या है, कभी भी कोई भी चीज को डिजाइन करना है तो इस दोनों टर्म्स को लेके हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एक हमारे पास जो स्ट्रेस होता है दैट इज कॉल्ड परमिसिबल स्ट्रेस, नाम आपने सुना हुआ है। एक हमारे पास जो स्ट्रेस होता है दैट इज कॉल्ड परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। और ये जो परमिसिबल स्ट्रेस है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अलाउएबल स्ट्रेस, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउएबल स्ट्रेस, मतलब कितना आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग और बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वर्किंग स्ट्रेस, इसी का नाम क्या है हमारे पास, वर्किंग स्ट्रेस। ये सब जो आपको दुनिया भर के नाम है ये आपको नाम एग्जाम्स में दिख जाएंगे, तो अलग अलग चीजों को लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे पास देखिए स्ट्रेस आ रहा है दैट इज द परमिसिबल स्ट्रेस है, अलाउएबल स्ट्रेस है, वर्किंग स्ट्रेस है, ये सब इसी के नाम है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मैक्सिमम लिमिट किसी भी मटेरियल के लिए कितना हो सकता है, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई मटेरियल है तो मटेरियल आपका कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ को सस्टेन कर सकता है, ठीक है, वो उसके लिए क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस होगा, जितना वो परमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं बात करूं तो एक एग्जांपल देखिए कि जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर सपोज होता है डक्टाइल मटेरियल, अगर मैं फर्स्ट केस के लिए बात करूं डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल के अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है पूरा क्या यील्ड पॉइंट तक जाता है, तो इसके लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा डक्टाइल मटेरियल के लिए वो क्या होगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस। ये जो आपका यील्ड स्ट्रेस और वहां पे जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा दैट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ डक्टाइल मटेरियल के लिए। उसी तरीके से अगर आपका मान लीजिए मटेरियल हमारे पास ब्रिटल मटेरियल होता है तो ब्रिटल मटेरियल के जो स्ट्रेंथ मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये जो आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इस सब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में पढ़ा हुआ है, मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि इसमें आपका जो एक चैप्टर है वो दूसरे चैप्टर से आपका लिंक करते हुए चल रहा है, तो प्रीवियस वीडियो को देखना जरूरी है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ये सब मैंने पूरा डिटेल में बात किया हुआ है, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। और थर्ड कंडीशन अगर बोले तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके की जो फैटिग लोडिंग आती है, ये हम लोग मशीन डिजाइन के अंदर पढ़ेंगे, तो जो हमारे पास फैटिग लोडिंग आता है, फैटिग लोडिंग मतलब समझते हो, अगर कोई आपका कंपोनेंट रनिंग पार्ट में है, रनिंग में है तो उसमें क्या है, एक ही कंपोनेंट पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के लोड आते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए गाड़ी का ये जो व्हील है, इस व्हील में अगर आप देखोगे, अगर ये बैक व्हील है, स्पोक है, तो ये जो भी आपके पास स्पोक है इसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइम पे कभी इस पे कंप्रेशन आएगा, कभी टेंसाइल आएगा, कभी शियर आएगा। मतलब अगर आप देखोगे तो इस स्पोक पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से लोड आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फैटिग लोडिंग। और फैटिग लोडिंग में हम लोग जो लेकर चलते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोरेंस लिमिट। यहाँ पर जो हमारी कहानी होती है हमारे पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोरेंस लिमिट, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए, ये जो एंडोरेंस लिमिट है इसको तो मैं पैरेलली लिख दिया है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे मशीन डिजाइन के अंदर। फिलहाल हम लोग बात करते हैं डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए, जैसे ही हमारे पास स्ट्रेंथ अलाउ किया हुआ है। कभी भी ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम में कई बार आप चीजों को देख रहे होंगे तो इस चीज को जरूर एनालाइज करिएगा, क्या कि कभी भी अगर आपको डक्टाइल मटेरियल है तो वहां पर उसका जो स्ट्रेंथ की शो करेगा वो यील्ड स्ट्रेंथ से शो करेगा, और कभी भी अगर आपका ब्रिटल मटेरियल है तो उसका जो स्ट्रेंथ शो करेगा वो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ शो करेगा, ठीक है। इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूं तो किसी भी चीज को अगर डिजाइन किया जाता है तो कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी जरूर इन्वॉल्व रहती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस कंडीशंस को लेकर, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक है, ये जो परमिसिबल स्ट्रेस है तो इसको देखिए, जो सिग्मा ऑफ परमिसिबल है तो इसको मैं लिखता हूँ परमिसिबल स्ट्रेस को सिग्मा ऑफ परमिसिबल, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि देखो ये जो हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू, ये अगर आप देखोगे तो परमिसिबल स्ट्रेस मतलब जितना आपको मटेरियल अलाउ कर रहा है, दूसरा स्ट्रेस जिस पॉइंट पर जाके मटेरियल फेल हो जाए तो ये हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड फेलियर स्ट्रेस। ये जो हमको मिला हुआ है दैट इज कॉल्ड फेलियर स्ट्रेस डिवाइड बाय आपको क्या मिलता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
अब ये आपको एक नया वर्ड सुनने में आया है, डेफिनेटली इसका हम लोग मशीन डिजाइन के अंदर यूज तो करेंगे, लेकिन मैं आपको ये यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि ये सब स्ट्रेस हम लोग क्यों कैलकुलेशन में ला रहे हैं। अभी क्या है कि ये देखो, ये वीडियो बनाने का एम ये है कि ये जो आपका बेंडिंग है, इस बेंडिंग इक्वेशन को कहां पर क्यों यूज करना है, इस चीज को समझना है। तो यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस जितना आपको मटेरियल अलाउ कर रहा है, फेलियर स्ट्रेस जहां पर आपकी मटेरियल फेल हो गई है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप जितना कंसीडर करते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, परमिसिबल स्ट्रेस को हमने क्या लिख दिया, दैट इज द सिग्मा ऑफ परमिसिबल दैट इज इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस को हमने लिख दिया सिग्मा ऑफ फेलियर स्ट्रेस, ठीक है। और ब्रेकिंग पॉइंट है डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमने क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास एन जो रिप्रेजेंट हो रहा है, एन इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एन निकालूं तो एन की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेट इज द सिग्मा ऑफ फेलियर, मतलब ये आपको दिखेगा फेलियर स्ट्रेस, और डिवाइड बाय ये आपको क्या दिखेगा, डेट इज कॉल्ड परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मिल के आया हुआ है, डेट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये बताइए कि अगर आप कोई भी बॉडी को डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी रखी जाएगी और कितनी रखनी चाहिए, और इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो आपसे चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज आप बहुत बड़े इंजीनियर बने, डेफिनेटली बनिए, ठीक है, और आपको कोई चीज डिजाइन करने दिया गया, या मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, जो भी आपके पास चीजें हैं, ठीक है, आपको एक ब्रिज डिजाइन करने के लिए दिया गया। तो ये आपने यहाँ पर ब्रिज डिजाइन किया, ठीक है, बहुत मजे से आपने डिजाइन किया गया। और जब आपको डिजाइन करने के लिए बोला गया तो आपको ये बोला गया कि भैया इस ब्रिज पे जो भी आपके लोड, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 किलो न्यूटन का लोड आएगा। तो आपने क्या किया, ब्रिज को डिजाइन करने चले, और आपको ये बोला गया कि भैया दिन रात ये देखा जा रहा है कि 100 किलो न्यूटन का इस पे लोड आ रहा है। तो जब आप ब्रिज का डिजाइन करना स्टार्ट करोगे तो ये बताओ, इसको 100 किलो न्यूटन के लिए करोगे, कम करोगे कि ज्यादा करोगे। तो पहला चीज 100 किलो न्यूटन से कम के लिए तो भैया डिजाइन ही नहीं करोगे, कान पकड़ लिए हो, ठीक है। दूसरा चीज, अब ये बताओ आप 100 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करना है कि 100 किलो न्यूटन से ज्यादा लोड के लिए डिजाइन करना है। तो जब आपको बोला जा रहा है कि 100 किलो न्यूटन का जब आपको लोड आ रहा है, तो डेफिनेटली आप जो डिजाइन करोगे उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 किलो न्यूटन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल, आपको 100 किलो न्यूटन के लिए बोला गया कि डिजाइन करना है, और आपने क्या किया, यहाँ पर आपने यहाँ पर 150 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन किया आपने, ठीक है। अब देखो इसको समझो, ये जो हमारे पास 100 किलो न्यूटन जो आपको आया हुआ था और 150 किलो न्यूटन था, 100 किलो न्यूटन जो आपका स्ट्रेस है, दैट इज कॉल्ड परमिसिबल स्ट्रेस। ये जो आपको 100 किलो न्यूटन का स्ट्रेस मिला है, ये हमारे पास परमिसिबल, डेफिनेटली अलाउ कर रहे हो इतना। लेकिन ये फेलियर कितने पे जाके आपने 150 के लिए डिजाइन किया, तो सिग्मा ऑफ फेलियर आपको कितना मिल गया, 150 किलो न्यूटन का। तो अगर मैं यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालू तो 150/100 होगा, दैट इज इक्वल टू 1.5। 1.5 मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रिप्रेजेंटेशन क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपका कोई भी मटेरियल होता है वो कितना टाइम सेफ है जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 निकल कर आता है, इसका ये मतलब है कि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस है उससे आपने डबल उसको क्या किया हुआ है, फेलियर स्ट्रेस पे रखा हुआ है। मतलब अगर इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज डिजाइन हुआ और उसका मैं बोलूं कि सीधा सीधा भाई इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, ठीक है। नॉर्मली ब्रिज वगैरह के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाई यूज किया जाता है। तो अगर आपका कोई ब्रिज डिजाइन हो रहा है और ये बोला जाए कि भैया इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करो, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लो 3 है बोला जाए, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ब्रिज आपका जितना लोड बियर कर सकता है उसका 3 गुना तक और बियर कर सकता है, सेफ है वहां तक। लेकिन उसके आगे जाओगे तो फेलियर स्ट्रेस कंडीशन पे चले जाएगा। तो ये जो हमारे पास कंडीशन मिला हुआ था, ये हमारे पास किसके लिए था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है, यहाँ तक क्लियर है। ये जो 100 किलो न्यूटन 150 वाला, ये कहानी आपको क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहीं से हमारा क्या है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमारा डिफाइन तो हो गया है, ठीक है। तो कभी भी ये बताइए, आप कभी भी ऐसा डिजाइन करोगे क्या कि किसी भी मटेरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो? आप कभी भी इस तरीके का डिजाइन करोगे क्या कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कभी भी 1 है? डेफिनेटली नहीं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 पे कोई भी बॉडी को डिजाइन नहीं किया जाता है, क्योंकि आप कभी नहीं चाहोगे। अब मान लो कि 100 किलो न्यूटन का लोड डिजाइन करने बोला, आप 100 किलो न्यूटन का लोड डिजाइन कर दिए और उससे ज्यादा लोड गया तो गया फिर, ठीक है। तो एक क्या है, हम लोग फ्लक्चुएशन आता है, और डेफिनेटली इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी टर्म्स को यूज करते हैं। बाकी इससे ज्यादा मोर डिटेल आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग जब मशीन डिजाइन पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहीं पर एक टर्म्स डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये जो हमारे पास है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहीं पर एक टर्म्स डिफाइन होता है,
डेट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो नाम ही रखा हुआ है, इसको हम लोग बेसिकली एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका क्या होता है, जो एम होता है ये आपको एम इक्वल टू मिलेगा, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको मिला हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना मिला है n-1, दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये आपका इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या मिला हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1, मतलब किसी भी बॉडी के लिए आप कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना लेके चल रहे हो। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज n इक्वल टू 1 हो जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, 0। और मैं आपको पहले ही बोल रहा था क्या कि कभी भी आपको कोई भी बॉडी ऐसा डिजाइन नहीं किया जाता है जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको क्या मिलेगा, 0। और कभी भी इस तरीके की बॉडी को डिजाइन नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आप डिजाइन करोगे वहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, मतलब 0 नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप 0 रखोगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 1 आ रहा है, ठीक है, और 1 पे कभी भी डिजाइन नहीं किया जाता है। क्लियर है आता है? तो फ्रेंड इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमने बात किया हुआ है ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैंने लेके बात किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाऊं तो बात है कि जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाने से मुझे इतना फायदा दिख रहा है तो क्यों ना इसको हम लोग 2-3 करके 10, 20, 50, 100 कर दें। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको जितने लोड पे बोला है ठीक है आपने डिजाइन किया है, लेकिन ऐसा है क्या कि उसको बढ़ा के हम लोग 10, 20, 50, 100 तक कर सकते हैं। देखते हैं क्या सिनारियो होगा अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाऊं तो उस केस में हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात है, इस पोर्शन को थोड़ा सा रफ करने की जरूरत है, तो यहाँ पे चलिए इस पोर्शन को लोग रफ करते हैं। देखिए यहाँ पे जो बात हम लोग कर रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी या जो भी दिखा रहा है, अगर मान लीजिए सपोज आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाया, मतलब n की वैल्यू आपने बढ़ा दी। अब ये देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर आप बढ़ाओगे डेफिनेटली n की वैल्यू बढ़ी। जब n की वैल्यू बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, नो डाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाओगे तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, कम होते चले जाएगा। जो बेंडिंग ये आपका क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाओगे ना, तो यहाँ से देखो आप n की वैल्यू बढ़ाओगे तो n की वैल्यू बढ़ने का मतलब परमिसिबल स्ट्रेस, ये जो बेंडिंग है वही तो है, तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिग्मा ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है कभी भी हम लोग देखेंगे क्या कि बॉडी का जो फेलियर होता है ना वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण होता है। किसी भी बॉडी में डिजाइन के टाइम आपको सबसे ज्यादा प्राइमरी एम पे ये लेके चल रहा है कि जो भी आपकी बॉडी है उस पर स्ट्रेस कम से कम इंड्यूस्ड हो। आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बात किया, जैसे मैंने n की वैल्यू बढ़ाई, n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। बहुत खुशी की बात है। अब यहाँ पर ये बताइए परमिसिबल स्ट्रेस आपका कम हो गया, अब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो नॉर्मल कंडीशन पे देखो ये बेंडिंग या जो भी आपको स्ट्रेस दिख रहा है ये आपका एक्सियल लोड के लिए भी वैलिड है। तो जैसे सिग्मा इक्वल टू हमने देखा था एक्सियल लोड के लिए P/A, ठीक है। यहाँ भी अभी तक हमने यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस का एक्सप्रेशन नहीं निकाला है, लेकिन जस्ट हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सिग्मा इक्वल टू P/A आप देख रहे हो, अगर परमिसिबल स्ट्रेस कम हो रहा है, परमिसिबल स्ट्रेस कम होने का मतलब एरिया आपका बढ़ रहा है। परमिसिबल स्ट्रेस कम होने का मतलब क्या है, एरिया आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पहला देखिए स्ट्रेस कम होने का मतलब क्या है, ये आपका एरिया क्या है, डायमेंशंस है। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि एरिया आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एरिया कम होने का मतलब आपका डायमेंशंस बढ़ गया डेफिनेटली। और बेंडिंग स्ट्रेस कम हुआ, परमिसिबल स्ट्रेस, तो डेफिनेटली आप देखोगे तो सेफ्टी के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपकी सेफ्टी भी बढ़ चुकी है, ठीक है। ये जो आप देखोगे तो ये क्या है, एक काम करो सेफ्टी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सीधा सीधा आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। परमिसिबल स्ट्रेस कम हुआ है तो सेफ्टी बढ़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डायमेंशंस भी बढ़ा है। अब ये बताइए अगर बॉडी के अंदर डायमेंशंस बढ़ा है मतलब मटेरियल आपने ज्यादा खपत किया है, तो मटेरियल अगर आपने ज्यादा खपत किया है तो डेफिनेटली अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी आपका क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या चीज, अगर आप कोई भी मटेरियल चूज कर रहे हो कंपनी के अंदर, अगर आप कभी भी इंटर करोगे ना, कभी भी आप जॉब करने जाओगे, साइट इंस्पेक्शन पे जाइए या कंपनी के अंदर जाइए, तो वहां पर सबसे पहला इंक किसको दिया जाता है आपको पता है। कभी आप जाइए विजिट करिए या जॉब पे जाएंगे, सबसे पहला चीज होता है ह्यूमन सेफ्टी, ठीक है। आपको पहले अपने खुद को बचाना है,
और उसके बाद जो दूसरा चीज आता है दैट इज द कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट वाला पैरामीटर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। कभी भी आप कोई भी चीज को डिजाइन करते हो, देखो हर जगह कहीं भी जाओगे ह्यूमन सेफ्टी को प्रियर रखा जाता है फर्स्ट पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे अगर आप जाओगे तो उस मटेरियल की कॉस्टिंग कितनी है। लेकिन आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्राउंड लेवल की बातें हैं, ठीक है। अगर आप कहीं कंपनी में जाओगे तो वहाँ ह्यूमन प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, ह्यूमन फर्स्ट नहीं है, वहां पर सबसे पहला दिया जाता है कोटेशन क्या, पैसा बचाओ, ठीक है। आप कंपनी के लिए जितना पैसा बचा सकते हो, जितना मुनाफा करा सकते हो, वो आपके लिए मैटर करता है, ठीक है। आपकी बॉडी क्या हो रही है, क्या आपकी बॉडी पे असर पड़ रहा है, इसका कोई वो नहीं। हालांकि गवर्नमेंट ये सब पॉलिसी लेके आती है, लेकिन पूरे कंपनी वाले अगर आप देखोगे तो जो नॉर्मली बड़े बड़े कंपनीज लोग ये सब फॉलो करते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी कंपनीज रहती है ना, ये सब चीजों को बिल्कुल फॉलो नहीं करती है। उनका सिर्फ एक ही एम होता है क्या, जितना आप उनका कॉस्ट सेविंग कर दे, ठीक है। और जहां तक हम लोग डिजाइन को लेके बात करें तो देखिए, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि देखिए डिजाइन, बेस्ट डिजाइन किसको बोला जाता है, जिसमें आपकी कॉस्टिंग भी एक नॉर्मल तरीके से लगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट को एकदम जीरो या मिनिमम लेके जाना है, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि कॉस्ट को एकदम कम से कम लाया जाए, लेकिन सेफ्टी हाई रहे। उसके कारण ऐसा ना हो आपने कोई ब्रिज डिजाइन किया तो वहां पर क्या हो गया, आपका कॉस्ट बचाने के चक्कर में आपने सेफ्टी भी कम दे दिया, और वहां पे सडनली ऐसा हुआ कि काफी लोग निपट गए जाके। तो ये कहानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो सेफ्टी बढ़ा, सेफ्टी बढ़ने का मतलब डायमेंशंस बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा, और एक कॉस्ट बढ़ना मेरे लिए बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड पोर्शन पे अगर आते हैं, मान लीजिए इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को एक लिमिट से ज्यादा यूज नहीं करना है। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है, मान लीजिए कि सपोज आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम दिया, ठीक है। आप बोलोगे मैं कम दूंगा, तो यहाँ पर डेफिनेटली फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम दोगे तो परमिसिबल स्ट्रेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका बढ़ गया परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस बढ़ने का मतलब बॉडी के अंदर देखिए बेंडिंग, डेफिनेटली सेफ्टी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉडी में ये जो आपकी सेफ्टी कम हुई, ठीक है। लेकिन देखो ये स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ने का मतलब ये है कि एरिया आपका कहीं ना कहीं कम हुआ है। मतलब डायमेंशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर डायमेंशंस आपके क्या होंगे, कम हो गए। डायमेंशंस आपके क्या हो गए, कम हो गए। तो डेफिनेटली इसके कारण कॉस्ट भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा। लेकिन तकलीफदायक देख रहे हो, जान से खेल रहे हो आप, सेफ्टी प्रॉब्लम दिखा। तो हमको जो मटेरियल जो डिजाइन करना है, एक ऑप्टिमाइज डिजाइन करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है कि आप दोनों चीजों को बैलेंस करके चलो, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो आपका एन जो बढ़ा रहे हो तो कॉस्ट बढ़ रहा है, जो कि डिजायरेबल नहीं है। एन को कम कर रहे हो तो सेफ्टी कम हो रहा है, दैट इज अगेन नॉट डिजायरेबल, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमारा जो भी डिजाइन होगा हमको इन दोनों के बीच में डिजाइन कंसीडर लेके चलना है कि इन दोनों के बीच में हमारा अगर डिजाइन का क्राइटेरिया देखा जाए तो डिजाइन के क्राइटेरिया में आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी। तो आपको इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाई होगा तो उस केस में क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगा तो उस केस में क्या होगा। तो कुल मिला के अब आपको समझ में आ गया कि जो भी हमारा डिजाइन क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों के बीच में बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक अभी हमको इस वीडियो में हमने जो देखा हुआ है कि डिजाइन क्राइटेरिया पे, जैसा कि हमने क्या दो चीजों को लेकर बात किया हुआ था, अगर आपको याद हो, एक हमने बात किया था स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और एक हमने बात किया था रिजिडिटी क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का मतलब कहीं ना कहीं बेंडिंग स्ट्रेस से डील करेगा। रिजिडिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है, जो आपका डिफॉर्मेशन है उस डिफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये जो हमने डिजाइन देखा हुआ था, ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर बात किया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस देखेंगे कि बॉडी के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस कितना आता है, क्योंकि अभी तक आपने जो देखा है हम लोग केवल बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन देखे, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आती है ये हमने नहीं देखा अभी तक, ठीक है। जैसे हमारा एक्सियल लोड के कारण सिग्मा इक्वल टू क्या आता था, पी बाई ए आता था। तो पी बाई ए की जो कहानी ये हमको पता ही, डी टू एक्सियल लोडिंग है, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस के कारण कितना आएगा ये हमने अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग स्ट्रेस को लेके बात करेंगे, ठीक है। और ये आपका कहां से आएगा, अगेन जो हमने बेंडिंग इक्वेशंस को निकाला हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जैसा कि फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में बात किया हुआ है
स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, रिजिडिटी क्राइटेरिया, उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर हमने बात किया हुआ है, और उसके बाद अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी लेकर बात किया हुआ है। कभी भी एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या कि कोई भी अगर आपकी जो बॉडी होती है ना, उस बॉडी के अंदर जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है, इंड्यूस्ड स्ट्रेस का मतलब जब आप वर्किंग पे आते हो दैट इज इंड्यूस्ड स्ट्रेस, तो कभी भी आपका क्या उस मटेरियल के इल्ड पॉइंट हो गया या अल्टीमेट पॉइंट हो गया, उससे आपको हमेशा कब मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए कोई भी आपकी जो मटेरियल होती है, कोई भी अगर आप मटेरियल कंसिडर करते हो तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है ना, इंड्यूस्ड मतलब जब आप वर्क करते हो और उसके कारण उस कंडीशन पे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड स्ट्रेस, ये आपको हमेशा कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है क्या, सिग्मा ऑफ क्या मिल सकता है। अगर आपको डक्टाइल मटेरियल रहेगा तो यील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा, और अगर आपको ब्रिटल मटेरियल रहेगा तो सिग्मा ऑफ यूटी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, ब्रिटल के लिए, डक्टाइल के लिए, कभी भी इस चीज को ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।